नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरी यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय नंबर 17 दोस्तों सोवियत संघ और स्टालिन 1924 से 1953 का समय जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो का पहला टॉपिक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 17। तो चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 17 सोवियत संघ, द यूएसएसआर एंड स्टालिन 1924 टू 1953। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा घटनाओं का सार। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सभी को उम्मीद थी कि ट्रॉट्स्की नया नेता बनेगा, परंतु सत्ता के लिए खूब संघर्ष हुआ, जिसमें स्टालिन 1929 ईस्वी के अंत तक विजयी रहा। सोवियत रूस में वह प्रबल व्यक्ति रहा, तानाशाह भी रहा। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1953 में 73 वर्ष की आयु में मृत्यु तक उसका बोलबाला रहा। साम्यवादी रूस के सामने अनेक समस्याएं थीं। जब 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई तो रूस को साम्यवादी बने अभी कुछ ही वर्ष हुए थे। उद्योग और कृषि का विकास नहीं हुआ था और कुशलता की भी कमी थी। खाद्य पदार्थों की लगातार कमी तथा सामाजिक और राजनैतिक समस्याएं थीं। इसके अतिरिक्त यह भी भय था कि कोई विदेशी पूंजीवादी सत्ता इस नए साम्यवादी राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न करेगी। स्टालिन ने इन सभी समस्याओं से जूझने का निर्णयात्मक मतलब डिसीजन लेना, निर्णयात्मक प्रयत्न किया। उसके प्रयत्नों में निम्नलिखित शामिल थे। क्या क्या थे, आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें था दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं, उद्योग के आमूल परिवर्तन जो 1928 से 1941 तक चलता रहा। दोस्तों, हमारे देश में भी जो पंचवर्षीय योजना आज़ादी के बाद लागू हुआ था ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो वो यूएसएसआर का ही मतलब समझिए यूएसएसआर में स्टार्ट हुआ था, फिर वो भारत में भी वो लागू हुआ। ठीक है, भारत वालों ने भी उस स्कीम को अपनाया था। आगे कृषि का समूहीकरण जो 1936 तक पूर्ण हो गया। तीसरा अधिकार तंत्र प्रशासन जो जर्मनी में हिटलर के शासन से भी क्रूर था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसकी सभी नीतियों की पुराने बोल्शेविक समूह में भी आलोचना हुई। विशेषता औद्योगिकरण की गति और श्रमिकों और किसानों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर, परंतु स्टालिन सभी विरोध समाप्त कर देना चाहता था। 1934 ईस्वी में उसने पर्जिस नामक एक नया कार्यक्रम आरंभ किया। याद रखिएगा, 1934 में क्या प्रारंभ किया था? पर्जिस नामक एक कार्यक्रम चालू किया था। ठीक है, आरंभ किया, जिसमें आने वाले 3 वर्षों में कुछ 2 मिलियन लोगों को कैद किया गया और मृत्यु दंड या लेबर कैंप में बंदी बना दिया गया। उनके ऊपर सोवियत संघ राज्य के विरुद्ध योजना का आरोप था। इस तरह के अनेक कैंप थे जिन्हें गुलाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुलाग। अंदाज है कि लगभग 10 लाख लोग 1930 ईस्वी के दशक में गायब हो गए। सभी आलोचक, विपक्ष और संभावित वैकल्पिक नेता समाप्त कर दिए जाते थे और जनता डर के मारे आज्ञा को मानती थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आज्ञा मानती थी। आगे, स्टालिन के उपाय कितने भी निर्दयी थे, परंतु वे सभी सफल हुए। जहां तक पश्चिम में आक्रमण किया तो रूस मुकाबला कर पाया और जीता भी, परंतु बहुत कीमत पर। ठीक है, देश का पश्चिमी भाग जो जर्मनी के कब्जे में था बहुत खराब हालत में था और बहुत लोग स्टालिन के अंत से प्रसन्न भी होते, परंतु स्टालिन किसी भी तरह तानाशाही और एक दलीय राज्य को बचाना चाहता था। कठिन नीतियां जो युद्ध के समय ढीली पड़ गई थीं फिर से प्रारंभ हो गई। आगे दोस्तों, स्टालिन उच्च सत्ता तक कैसे पहुंचा, आइए इसे हम लोग देखते हैं अब। ठीक है,
दोस्तों स्टालिन उच्च सत्ता तक कैसे पहुंचा, अब हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे। जोसेफ जुगासवली ने अपना नाम स्टालिन स्टील का व्यक्ति रखा। 1904 ईस्वी में बोल्शेविक दल से जुड़ने के बाद ही उसने इस नए नाम का प्रयोग किया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो जोसेफ जुगासवली था ना, वही स्टालिन था। ठीक है, अपना नाम चेंज कर लिया था। आगे, उसका जन्म जो है वो जॉर्जिया के प्रांत के एक छोटे से नगर गोरी में 1879 ईस्वी में हुआ। उसके माता पिता गरीब किसान थे। आगे, उसके पिता जो जूते बनाते थे और कृषि दास थे। जोसेफ की माता उसे पादरी बनाना चाहती थी और 4 वर्ष तक उसने टिफल्स थियोलॉजिकल सेमिनारी टिफल्स थियोलॉजिकल सेमिनारी में शिक्षा भी प्राप्त की, परंतु वहाँ का घुटा वातावरण उसे अच्छा नहीं लगा। मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था दोस्तों, उसे पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। आगे, और समाजवादी विचार फैलाने के कारण 1899 में उसे वहाँ से निकाल दिया गया। 1917 रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तब की बात है। 1917 के बाद उसकी प्रबंधन की कुशलता के कारण वह लेनिन के पास एक अच्छी स्थिति प्राप्त करने में सफल हो गया। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु के समय स्टालिन साम्यवादी दल का सेक्रेटरी जनरल था और 7 सदस्यीय पॉलिट ब्यूरो का सदस्य भी था। यह एक ऐसी समिति थी जो सरकारी नीति का निर्णय करती थी। प्रारंभ में तो ऐसा नहीं लगता था कि स्टालिन सत्ताधारी व्यक्ति बन पाएगा। ट्राटस्की उसे दल का अत्यधिक प्रसिद्ध मंदबुद्धि व्यक्ति मानता था, जो सदा दूसरे या तीसरे स्थान पर रहता था। मेनसेविक निकोलाई सुखानोव ने उसे अस्पष्ट उत्साह रहित व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं माना। लेनिन उसे जिद्दी और अशिष्ट मानते थे और अपनी वसीयत में लिखा कि उसे अपने पद से हटा देना चाहिए। आगे, उसमें लिखा था कॉमरेड स्टालिन ने अपने हाथ में बहुत सी शक्ति एकत्र कर रखी है और मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि वह उस शक्ति का प्रयोग सावधानी से करना चाहता है या नहीं। वह अत्यधिक अभद्र है और सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए यह कभी स्वीकार्य नहीं है, अतः पद से हटाने का कोई उपाय ढूंढे। ठीक है, आगे, लेनिन का उत्तराधिकारी स्पष्टता लियोन ट्राटस्की ही था। एक अच्छा वक्ता था, बुद्धिजीवी था और सक्रिय व्यक्ति था। लाल सेना यानी रेड आर्मी का संगठन उसी ने किया था। पुराने बोल्शेविक दल में से अन्य उम्मीदवार थे लेव कॉमिनेव मास्को दल संगठन का मुखिया, ग्रिगरी जिनोविव लेनिनग्राड दल संगठन और कामिट्रान का मुखिया था, और निकोलाई बुखारिन दल का बुद्धिजीवी। परंतु परिस्थिति ऐसी हुई कि स्टालिन अपने सभी विरोधियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। आगे है, ट्राटस्की की समझदारी उसके विरुद्ध साबित हुई। क्या है, आइए देखते हैं। पॉलिट ब्यूरो सदस्यों में रोष और शत्रुता बढ़ने लगी। वह घमंडी और अशिष्ट था और सदस्यों को यह भी शिकायत थी कि वह नवंबर क्रांति में कुछ समय पहले ही दल का सदस्य बना था। लेनिन की बीमारी में वह कोमेनेव, जिनोविव और बुखारिन का आलोचक था, जो स्वयं को विजयी समझ रहे थे और भविष्य के लिए उनके पास कोई योजना नहीं थी। वे मिलकर देश चलाना चाहते थे। एक व्यक्ति द्वारा काम किए जाने से सम्मिलित कार्य
सम्मिलित कार्य अधिक अच्छे होंगे, ऐसा उनका विश्वास था। ट्रॉट्स्की के नेतृत्व को रोकने के लिए वे सभी संयुक्त थे। 1924 ईस्वी के अंत तक ट्रॉट्स्की के लिए समर्थन लगभग समाप्त हो चुका था। उसे सेना और नाविक मामलों के महासचिव के पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा, परंतु पोलित ब्यूरो की सदस्यता बनी रही। आगे, पोलित ब्यूरो के अन्य सदस्यों ने स्टालिन को गंभीरता से नहीं लिया। आइए इसे देख लेते हैं। अन्य सदस्यों के लिए स्टालिन एक कुशल प्रबंधक से अधिक कुछ नहीं था। वे ट्रॉट्स्की के विरोध में इतने व्यस्त थे कि स्टालिन से आ रहे खतरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया और उससे बचने के कई अवसर खो दिए। वास्तव में स्टालिन के पास राजनीतिक कुशलता और सहज बुद्धि थी। किसी भी समस्या की जटिलताओं को छोड़कर आवश्यकताओं पर ध्यान देने की योग्यता भी थी। चरित्र की पहचान भी अच्छी थी। लोगों की कमजोरियों को समझकर उनका लाभ उठाना वह जानता था। वह जानता था कि कॉमेनेव और जिनोविव मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं, परंतु नेतृत्व की कुशलता तथा राजनैतिक निर्णयों की समझ उनमें नहीं है। उसे पोलित ब्यूरो साथियों में मतभेद बढ़ने का इंतजार था। फिर वह एक ग्रेट का दूसरे के विरुद्ध पक्ष ले लेगा। इस प्रकार विरोधियों को एक एक करके समाप्त कर देगा और सर्वोच्च सत्ता बन जाएगा। सर्वोच्च सत्ता बन जाएगा। ठीक है, आगे है स्टालिन द्वारा चतुराई से स्थिति का प्रयोग। आइए इसे देख लेते हैं। दल के सेक्रेटरी जनरल के रूप में स्टालिन अप्रैल 1922 ईस्वी से थे। उसके पास नियुक्ति और पदोन्नति की शक्ति थी। बड़े पदों जैसे स्थानीय साम्यवादी संगठन के सचिवों इत्यादि की भर्ती उसने अपने समर्थकों से कर दी और दूसरों के समर्थकों को देश के दूर के भागों में भेज दिया। स्थानीय संगठन राष्ट्रीय दल सभाओं के प्रतिनिधि चुनते थे, अतः धीरे धीरे दल सभाओं में स्टालिन के समर्थक एकत्रित हो गए। दल की कांग्रेस ही साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो को चुनती थी। इस प्रकार 1928 तक सभी उच्च सभाएं और कांग्रेस स्टालिन के चुने हुए व्यक्तियों से भरी थी और वह पूर्णतः सुरक्षित था। आगे दोस्तों हमारा, स्टालिन ने मतभेदों को अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। नीतियों पर पोलित ब्यूरो में मतभेद उठने लगे क्योंकि मार्क्स ने कभी विस्तार में नहीं बताया था कि नए साम्यवादी समाज का संगठन कैसा होगा। लेनिन भी इसके प्रति अस्पष्ट ही था। वह केवल श्रमिकों की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। अतः श्रमिक राज्य और अर्थव्यवस्था को अपने ढंग से चलाएंगे। जब सभी विरोधों को दबा दिया जाएगा तो वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। मार्क्स के अनुसार शासन का आधार होगा सबसे उनकी कुशलता के अनुसार और सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार नई आर्थिक नीति के अनुसार। लेनिन समाजवादी सिद्धांतों से दूर हो गया था। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं था कि क्या वह इसे अस्थायी कदम मानता था जो स्थिति के सुधारने पर वापस लिया जा सकता है। अभी भी विवाद का विषय है। बुखारिन दल का दक्षिणपंथी और ट्रॉट्स्की वामपंथी था। बुखारिन जो है वो दल का दक्षिणपंथी था और ट्रॉट्स्की जो है दोस्तों वह वामपंथी था। ठीक है, आगे इनके बीच कामनव और जिनोविव यह निर्णय नहीं कर पाए कि किधर जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है किधर जाएं। आगे इसमें नंबर 1 दिया है, बुखारिन रूस में सोवियत शक्ति को संगठित करने पर महत्व देता था, जिसमें किसान समृद्ध हो और औद्योगिकीकरण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस नीति को एक देश में
समाजवाद के नाम से जाना जाने लगा। ट्राटस्की का विश्वास था कि क्रांति को रूस से बाहर स्थायी क्रांति बनाना चाहिए। जब यह हो जाएगा तो पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देश रूस के औद्योगिकीकरण में उसकी सहायता करेंगे। कामनव और जिनेविव बुखारिन के पक्ष में थे, क्योंकि इस नीति से वे ट्राटस्की का विरोध कर सकते थे। नंबर 2 है दोस्तों, बुखारिन नई आर्थिक नीति को बनाए रखने के पक्ष में था। यद्यपि इस धनी की किसानों कुल्स की संख्या में वृद्धि हो रही थी। आगे उन्हें इसलिए कहा जा रहा था उन्हें फीस्ट इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि आम किसान उनकी मुट्ठी में थे। कुछ ने तो गरीब किसानों को मजदूरी पर रखा हुआ था और इस प्रकार ऊंचे उठते पूंजीवादियों से कम नहीं थे। अतः साम्यवाद के शत्रु बुखारिन के विरोधी, जिनमें अब कोमेनेव और जिनोवीव भी शामिल हो गए थे, नई आर्थिक नीति को समाप्त कर तीव्र गति से औद्योगिकीकरण पर जोर देना चाहते थे, जो किसानों के लिए हानिकारक हो सकता था। आगे स्टालिन एक महत्वाकांक्षी के रूप में चुप रहा, कोई विचार व्यक्त नहीं किए, परंतु एक देश में समाजवाद के प्रश्न पर उसने बुखारिन का साथ दिया, जिससे ट्राटस्की, कोमेनेव और जिनोवीव को पोलित ब्यूरो से निकाल दिया गया और वह स्थान स्टालिन के समर्थकों को दे दिए गए। तीनों को 1927 ईस्वी में दल से भी निकाल दिया गया। ट्राटस्की को रूस से देश निकाला दिया गया, जो तुर्की में इस्तांबुल में रहने लगा। आगे है, अब स्टालिन और बुखारिन संयुक्त नेतृत्व के थे, पर बुखारिन अधिक देर तक टिक नहीं पाया। आने वाले समय में स्टालिन और बुखारिन जो नई आर्थिक नीति को बनाए रखना चाहते थे, अब उसे समाप्त करने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि कुलंक कृषि विकास में बाधा बन रहे हैं। बुखारिन ने विरोध किया तो उसे भी 1929 ईस्वी में पोलित ब्यूरो से निकाल दिया गया। अब स्टालिन सर्वोच्च था। स्टालिन के आलोचकों का कहना था कि यह उसके विचार दोष का प्रभाव ही था। वह केवल बुखारिन को निकालना चाहता था, परंतु स्टालिन का निर्णय उचित भी हो सकता है। नई आर्थिक नीति डगमगा रही थी और खाद्य उत्पाद भी कम हो रहा था। रॉबर्ट सर्विस का कहना है कि स्टालिन की नीतियां अधिकतर सदस्यों में लोकप्रिय थी और यह वास्तविकता थी कि कुलक वर्ग समाजवाद के विकास में बाधक थे। वे धीरे धीरे धनी हो रहे थे, जबकि औद्योगिक श्रमिकों के पास खाद्य पदार्थों की कमी थी। आगे दोस्तों, रूस की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में स्टालिन कहाँ तक सफल रहा, आइए इसे देखते हैं। रूस की आर्थिक समस्याएं क्या थीं? नंबर 1, यद्यपि रूस के उद्योग प्रथम विश्व के प्रभाव से उभर रहे थे, भारी उद्योगों के उत्पादनों में अभी भी पर्याप्त कमी थी। जैसे कि फ्रांस, जो औद्योगिक शक्ति नहीं था, 1929 ईस्वी में उसने भी रूस से अधिक कोयले और स्टील का उत्पादन किया। आगे, उस समय भी जर्मनी, ब्रिटेन और विशेषता अमेरिका इन सब से बहुत आगे थे। ठीक है, आगे स्टालिन को विश्वास था कि भारी उद्योग का तीव्र विस्तार ही रूस को आने वाले आक्रमण से सुरक्षित रख सकता था। पश्चिमी पूंजीवादी शक्तियां जो समाजवाद से घृणा करती हैं, अवश्य ही कभी ना कभी ऐसा करेंगी। औद्योगिकीकरण से सरकार के समर्थन में वृद्धि होगी। आगे दोस्तों, वृद्धि होगी आगे, क्योंकि औद्योगिक श्रमिक ही वास्तव में साम्यवादी प्रणाली के सबसे बड़े मित्र थे। ठीक है, आगे
किसानों के अनुपात में श्रमिक अधिक थे। स्टालिन वैसे भी किसानों को समाजवाद का शत्रु मानते थे। किसानों के अनुपात में श्रमिक अधिक थे और जितने अधिक श्रमिक होंगे उतना ही समाजवादी राज्य सुरक्षित होगा। एक बड़ी रुकावट थी विस्तार के लिए आवश्यक वित्तीय पूंजी, जो विदेशी राज्य समाजवाद के निवेश के लिए तैयार नहीं थे। नंबर 2 पॉइंट, अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता भी थी। खाद्य उत्पादन बढ़ती हुई औद्योगिक व्यवस्था और निर्यात के लिए यही एक तरीका था जिसे रूस को विदेशी पूंजी और लाभ प्राप्त हो सकता था, जो उद्योग में निवेश हो सकता। ठीक है, निवेश हो सकता। कृषि प्रणाली पारंपरिक थी। आगे, जो नई आर्थिक नीति में चलती रही और परंतु इससे आवश्यक स्रोत प्राप्त नहीं हो सकते थे। 1928 ईस्वी के प्रारंभ में ही नगरों में खाद की कमी हो रही थी और सर्दी आने तक अकाल का खतरा था। कुछ गंभीर उपाय आवश्यक थे। आगे नंबर बी, उद्योग के लिए पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स फॉर इंडस्ट्री। यद्यपि स्टालिन को कोई अर्थ संबंधी अनुभव नहीं था, परंतु उसने समस्या के सामने देश में नाटकीय परिवर्तन लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। फरवरी 1931 ईस्वी के एक भाषण में उसने बताया कि हम विकासशील देशों से 50 या 100 वर्ष पीछे क्यों हैं। यह दूरी हमें 10 वर्षों में पूरी करनी है। हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे। नई आर्थिक नीति एक अस्थायी सुझाव था, परंतु अब उसे समाप्त करना पड़ेगा और कृषि को सरकार के नियंत्रण में लाना पड़ेगा। आगे है, औद्योगिक विस्तार को पंचवर्षीय योजनाओं के सहारे सुनिश्चित किया गया। पहली दो 1928 से 1932 और 1933 से 1937 ईस्वी में अपने समय से 1 वर्ष पहले ही पूरी हो गई, ऐसा बताया गया, जबकि वास्तव में कोई भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाई। तीसरी योजना 1935 से 1942 रूस के द्वितीय विश्व युद्ध में लगे होने के कारण रास्ते में ही रुक गई। आगे, प्रथम योजना में जोर भारी उद्योग पर था। कोयला, लोहा, स्टील, तेल, मशीनरी यानी ट्रैक्टरों सहित इनका उत्पाद 3 गुना करने का लक्ष्य था। दूसरी 2 योजनाओं में उपभोक्ता वस्तुओं और भारी उद्योग पर बल था। यह कहना उचित होगा कि कुछ गलतियों और कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहने के बावजूद योजनाएं सफल रहीं। 1940 ईस्वी तक रूस ने लोहे और स्टील उत्पादन में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था, जबकि कोयले में ऐसा नहीं कर पाया, परंतु जर्मनी के निकट पहुंच गया था। ठीक है, आगे दोस्तों, सैकड़ों फैक्ट्रियां बनी। अधिकतर यूराल पर्वत के पूर्व के नगरों में जहां आक्रमण का खतरा कम था, सबसे प्रसिद्ध थी मैग्निटोगोस्टा क्या पढ़ रहे हैं, क्षमा करिएगा, मैग्निटोगोस्क के लोहा और स्टील के कारखाने, खारकोव और गोरकी के ट्रैक्टर और दनीप्रोपेत्रोव्स्क की हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम काकेशस की तेल रिफाइनरी। यह निर्णय उत्साहजनक रहे। आगे, 22 जून 1941 ईस्वी में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और रूस के पश्चिमी भाग पर चढ़ाई कर दी। नए उद्योगों के बिना रूस को शीघ्र ही हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, हार जाता है बेचारा। आगे, ऐसी उपलब्धि कैसे संभव हुई, आइए देखते हैं। इसके लिए धनराशि रूस द्वारा ही दी गई। इसमें कोई विदेशी निवेश नहीं था। कुछ धन अनाज के निर्यात और कुछ किसानों से सरकारी साज सामान के प्रयोग के लिए कर से तथा सभी लाभ और अन्य बची धनराशि के प्रयोग द्वारा सैकड़ों विदेशी तकनीकी रूस लाए गए।
ठीक है, ये आंकड़ा हम लोग बाद में देखेंगे। रूस लाए गए। आगे, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया। फैक्ट्री में भी स्कूल की व्यवस्था थी जिससे प्रशिक्षित श्रमिकों की नई पीढ़ी तैयार की जा सके। फैक्ट्रियों में पुराना पूंजीवादी ढंग जिसमें गिनती के आधार पर प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित श्रमिकों को अलग अलग वेतन दिया जाता था अपनाया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। जो अधिक उत्पादन दिखाते थे उन्हें मेडल भी दिए जाते थे, इनकरेज किया जाता था ताकि आगे और काम अच्छे से करें। आगे, ये मेडल एलेक्सी स्टसवानोव स्टकवानोव एलेक्सी स्टसवानोव के नाम पर स्टखनोवाइटस कहलाते थे। ठीक है, एलेक्सी स्टसवानोव के नाम पर दोस्तों सटखनोवाइटस कहलाते थे। आगे, एलेक्सी एक वरिष्ठ खानकर्ता थे जिसने 1935 ईस्वी में एक अच्छे कर्ताओं की सहायता से 102 टन कोयला एक ही शिफ्ट में निकाल लिया था। आम तरीकों से अच्छे कुशल खानकर्ता भी जर्मनी रूस में 10 टन से अधिक नहीं निकाल पाते थे। बताइए, 102 टन निकाल दिया बंदा, कितना जिगर वाला, कितना मेहनती था। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है, दुर्भाग्यवश योजना में कमजोरियां भी थीं। आम श्रमिकों को निर्दयता से अनुशासित किया जाता था, बुरे काम के लिए कड़ी सजा दी जाती थी और जब लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती थी तो श्रमिकों पर तोड़फोड़ और हानि का आरोप लगाया जाता था और लेबर कैंप में ज़बरदस्ती डाल दिया जाता था। रहने के स्थान पुराने थे, जो रहने के स्थान थे वह पुराने थे। आवश्यक वस्तुओं की कमी थी क्योंकि जोर भारी उद्योगों पर था। अनुशासन की अधिकता से श्रमिकों की स्थिति कठिन ही रही होगी। इतिहासकार रिचर्ड फ्रीबोर्न ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न रशिया जो इसके इतिहासकार थे दोस्तों, रिचर्ड फ्रीबोर्न, ठीक है, याद रखिएगा, में ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एशिया में कहते हैं कि यह कहना बड़ा चढ़ाकर नहीं होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना राज मिशनरी द्वारा श्रमिकों और किसानों पर युद्ध की घोषणा ही थी। उनका इतना शोषण हुआ कि जो कभी पूंजीवादी देश में भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे, परंतु 1930 ईस्वी के मध्य तक स्थिति में सुधार हुआ और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वेतन सहित छुट्टी जैसे लाभ दिए जाने लगे। योजना में एक कमी और भी थी कि अधिकतर उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। ऊंचे लक्ष्य के कारण गति अधिक थी जिससे मिशनरी को हानि तथा कार्यकुशलता में कमी आती थी। आगे, योजनाओं में कमी के होते हुए भी मार्टन मैकाले स्टालिन और स्टालिनिज्म में लिखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना उत्साह का समय था और उत्पादन में अनदेखी उपलब्धियां प्राप्त हुईं। असंभव लक्ष्य से और पुराने तरीकों से इतनी उपलब्धियां नहीं हो सकती थी जितनी अब हुई। आगे दोस्तों, आगे देख लेते हैं। एलेक नोवे भी इसी प्रकार के विचार रखते हैं। उनका कहना है कि जार युग से जो औद्योगिक पिछड़ापन मिला था उसे देखकर कुछ गंभीर उपाय आवश्यक ही थे। स्टालिन के नेतृत्व में एक हमला हुआ जो आंशिक रूप से सफल हुआ परंतु कुछ भागों में असफल भी रहा। एक अच्छा उद्योग विकसित हुआ नहीं तो 1942 ईस्वी में यूराल साइबेरिन मेटालॉजिकल बेस के बिना रूसी सेना का क्या होता। नोवे मानते हैं कि स्टालिन से बहुत सी गलतियां हुई, बहुत दूर
बहुत दूर बहुत तेज़ी से जाना चाहा, बिना ज़रूरत के क्रूर उपयोग का प्रयोग किया और सभी आलोचना को सही होते हुए भी विनाशक और द्रोही माना। ठीक है, जिन लोगों को लगेगा दोस्तों वीडियो में मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो जैसे कि आप लोगों को मैं अपने पिछले पूरे क्लासेस में बताया हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी यूट्यूब के सेटिंग में 1.5x कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके अनुसार मिले। या तो आप 1.5K कर लीजिए, 1.5K करें, 1.5 के स्पीड पे कर लीजिए, या तो 2.0 की स्पीड पे कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। द्रोहीमाना कृषि की समस्याओं का समाधान सहकारिता की प्रक्रिया से किया। छोटे खेत किसानों के पास बड़े सहकारी फार्म कोल खोज में मिला दिए जाएं, जो संयुक्त रूप से किसानों के ही रहेंगे। सहकारिता के लिए स्टालिन का निर्णय दो कारणों पर आधारित था। आइए उसके दो कारण देखते हैं। छोटे फार्मों की प्रणाली अकुशल थी और खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग को विशेषतया विकासशील औद्योगिक नगरों की पूरा नहीं कर सकती थी। पूरा नहीं कर सकती थी, ठीक है, पूर्ति नहीं कर सकती थी। परंतु बड़े फार्म राज्य के निर्देश में ट्रैक्टर और मिले जुले खेती के प्रसाधनों का प्रयोग कर सकते थे, जिससे अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी। आगे सैद्धांतिक रूप से यह सही था। वह कुलक वर्ग किसानों को समाप्त करना चाहता था। यह वर्ग नई आर्थिक नीति से बना था और स्टालिन का विचार था कि वे प्रगति की राह में बाधा है। वास्तविक कारण शायद राजनीतिक था। स्टालिन को कुलक साम्यवाद के शत्रु दिखाई देते थे। उसका कहना था कि हमें कुलक वर्ग इस प्रकार तोड़ना चाहिए कि वे दोबारा उठ ना सके। आगे देखते हैं दोस्तों, उठ ना सके। आगे 1929 ईस्वी में यह नीति लागू की गई और पूरे बल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इसका विरोध पूरे जोर पर था। यह बल प्रयोग संकटपूर्ण रहा। रूस को इससे उभरने में आधा शताब्दी लग गई। ठीक है, आधा शताब्दी लग गया। आगे भूमिहीन किसानों को सहकारिता में कोई समस्या नहीं थी, परंतु जिन किसानों के पास संपत्ति थी, कुलक या अन्य भी इस योजना के विरुद्ध थे। उन्हें पार्टी सदस्यों द्वारा मजबूर किया जाता था कि वे कुलक किसानों से पशु और मिशनरी छीने और सहकारी खेतीहरों को दे। कुलक पशुओं को मान देते थे और फसलों को आग लगा देते थे, जिससे राज्य उन्हें हासिल ना कर सके। जो किसान भागीदार नहीं बनते, उन्हें या तो गोली मार दी जाती या बंदी बनाकर लेबर कैंप में डाल दिया जाता। जब भागीदारी किसानों ने प्रणाली को असफल बनाने के लिए उत्पादन कम किया और केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही पैदावार की, तो स्थानीय अधिकारी उसे भी छीन लेते। आगे इस प्रकार 1937 ईस्वी तक 90% भूमि को सहकारिता क्षेत्र में बदला जा चुका था। ठीक है दोस्तों, शायद हम लोग ऊपर एक सारणी छोड़ दिए हैं, जरा उसे हम लोग देख लेते हैं। क्षमा करिएगा, हम भूल गए थे। ये था दोस्तों पंचवर्षीय योजना संबंधित था। ठीक है, माफ़ करिएगा, इसे हम भूल गए थे, इसे हम लोग पढ़ ही लेते हैं। रूस का औद्योगिक विस्तार उत्पादन मिलियन और टनों में। ठीक है, 1900 ईस्वी में कोयला दोस्तों 16 था। या तो आप उसको मिलियन या तो टनों में ले सकते हैं, 16 टन बोल सकते हैं या तो मिलियन बोल सकते हैं। 1900 में 16 था कोयला, 1913 में दोस्तों 36 हो गया मिलियन, और 1929 में दोस्तों कोयला जो है वो आपका 40 मिलियन हो गया, 40.1। ठीक है, 1938 में दोस्तों 132.9 मिलियन हो गया। ठीक है, और 1940 ईस्वी में दोस्तों ये 164.9 मिलियन था। ठीक, अब आगे हम लोग जब गणना होगा, मतलब इसका क्या बोलते हैं, इसके बाद का जब रूस में हुआ होगा तो आगे का डाटा आगे दिया होगा। ठीक है, अभी तक यही था। आगे सारणी नंबर 2 देख लेते हैं। रूस के औद्योगिक उत्पादन की अन्य शक्तियों से तुलना 1940 ईस्वी। आइए आगे दोस्तों, पहला है हमारा, हम सही पढ़ रहे हैं ना, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा दोस्तों, हम लोग तो यहाँ छूट गया। ये है दोस्तों, हम लोग कोयला देख लिए थे ना, 164.9
था 1940 तक। आगे है पिगल आयरन 2.7 जो है 1900 ईस्वी में था, और मिलियन में पिगल आयरन जो है। और 1913 में दोस्तों 4.8 था। 1929 में दोस्तों 8.0 था मिलियन। और 1938 ईस्वी में 26.3 था। 1940 ईस्वी में दोस्तों 14.9 था। ठीक है, एक सेकेंड क्षमा करिएगा। और स्टील दोस्तों हमारा देख लेते हैं अब। ठीक है, 14.9 था 1940 में पिग आयरन। स्टील दोस्तों देखिए 1900 ईस्वी में जो था वो 2.5 मिलियन था। ठीक है, 1913 में दोस्तों 5.2 हो गया। और 1929 में दोस्तों वही 4.9 पे चला गया। 1938 में दोस्तों 18.0 पे चला गया। 1940 में दोस्तों 18.4 पे चला गया। ठीक है दोस्तों, तो रूस का औद्योगिक विस्तार उत्पादन मिलियन में दोस्तों ये था। ठीक है दोस्तों, ये सारणी को हम लोग गलत पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरी जो पलकें हैं वो झपक गई थी और काफ़ी रात हो गया है, जैसे कि 12:30 बजे के 12, 12:30, 1 के आसपास हो रहा है दोस्तों। और आज तबीयत थोड़ा मेरा ठीक भी नहीं है, कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण दोस्तों स्वास्थ्य जब सही नहीं रहता है तो मन भी नहीं लगता है पढ़ाने में। ठीक है, तो फिर भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एक बार इस सारणी को हम फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं और आशा करिएगा कि इसे सही करते हैं। ठीक, रूस का औद्योगिक विस्तार उत्पादन मिलियन और टनों में। दोस्तों सबसे पहले आता है कोयला। 1900 ईस्वी में 16.0 मिलियन जो था वो कोयला का उत्पादन था। ठीक है, और 1913 में वह 36 मिलियन हो गया। 1929 में दोस्तों 40.1 मिलियन हो गया। और 1938 तक जाते जाते ये 132.9 मिलियन हो गया। और 1940 में जस्ट 2 साल बाद 164.9 मिलियन था। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा पिग आयरन, ये दोस्तों 1900 ईस्वी में 2.7 मिलियन था। 1913 में 4.8 मिलियन था। 1929 में 8 मिलियन था। 1938 में 26.3 मिलियन हो गया। और 1940 तक दोस्तों 14.9 मिलियन हो गया। ठीक है, घट गया दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं क्यों घटा होगा। ज़रा आप लोग इस डेट को ध्यानपूर्वक देखिए और कमेंट बॉक्स में जो भी देख रहा है बताइएगा कि दोस्तों ये आयरन की कमी क्यों हुई। ठीक है, 26.3 जब 1938 में था तो 1940 में दोस्तों 14.9 ही क्यों बचा, ज़रा बताइएगा। ठीक, आगे स्टील 1900 ईस्वी में 2.5 मिलियन था। 1913 में दोस्तों स्टील जो है वो 5.2 मिलियन था। ठीक है, उत्पादन उसका 1929 में 4.9 मिलियन, थोड़ा घट गया। और 1938 में दोस्तों 18 मिलियन। और 1940 तक दोस्तों 18.4 मिलियन हो गया स्टील। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग सारणी नंबर 2 देख लेते हैं अब। रूस के औद्योगिक उत्पादन की अन्य शक्तियों से तुलना 1940 ईस्वी में। पहले है दोस्तों रूस का देखेंगे। ये जो पिगल आयरन था दोस्तों 1900 कह रहे हैं 14.9 था। ठीक है, और स्टील जो था 18.4 था। कोयला जो था दोस्तों 164.6 था। और बिजली जो है दोस्तों बिलियन किलोवर में था। ये सब बिजली जो है वो 39 मतलब 39.6 था, 39.6। और अमेरिका का वही दोस्तों पिग आयरन जो है दोस्तों आपका वो 31.9 था। और स्टील जो था दोस्तों हमारा 47.2 था। कोयला जो था 395 था, 395 395। और बिजली दोस्तों 115.9 था। ठीक है, और ब्रिटेन का दोस्तों 6.7 जो था आयरन था, पिग आयरन। और स्टील जो था 10.3 था, 10.3। और कोयला जो था दोस्तों 227 था। और बिजली जो था दोस्तों 30.7 था। ठीक है, और इसी तरह ब्रिटेन के बाद हमारा आ जाता है दोस्तों जर्मनी। ये इसका पिग आयरन जो था दोस्तों वो 18.3 था। ठीक है, और स्टील जो था दोस्तों वही 22.7 था। और कोयला जो था दोस्तों 186 था। ठीक है, 186। और दोस्तों बिजली जो था हमारा वो 55.2 था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों हमारा फ्रांस। इसका जो पिग आयरन जो था दोस्तों 1940 के समय में वो 6.0 था। और स्टील जो था वो 16.1 था। कोयला जो था दोस्तों वो 45.5 था। और दोस्तों हमारा बिजली जो था वो 19.3 था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सारणी खत्म हुआ दोस्तों। सारणी हम लोग छोड़ दिए थे और नेक्स्ट पेज पे हम लोग चले गए थे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग स्टालिन का कहना था कि सहकारिता सफल रही। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। स्टालिन का कहना था कि सहकारिता जो है वो सफल रही। आगे, इससे यांत्रिक कार्य बढ़ा,
जिससे 1937 ईस्वी तक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। राज्य के पास अनाज पर्याप्त था और अनाज के निर्यात भी अधिक हुए। 1930 ईस्वी और 1931 ईस्वी निर्यात के लिए उत्तम रहे। उसके बाद गिरावट भी हुई, परंतु पहले से फिर भी बेहतर थे। दूसरी ओर इतने पशु मार दिए गए थे कि 1953 ईस्वी में ही उस संख्या की भरपाई हो सकी जो 1928 ईस्वी में थी। जीवन में हानि और कठिनाइयाँ अत्यधिक थी। ठीक है, आगे सत्य तो यह था कि अनाज उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। 1930 ईस्वी को छोड़कर 1934 में उत्पादन 1925 से भी कम था। इस आवश्यकता के कारण थे क्षमा करिएगा, इस असफलता के कारण थे। ठीक है, इसकी असफलता के क्या कारण थे, आइए देखते हैं। पहला दोस्तों, कुलक जो अच्छे उत्पादक थे उन्हें सहकारी खेती से दूर रखा गया। आगे, अधिकतर पार्टी के लोग जो नगरों से सहकारिता का संगठन करने आए कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आगे अगला पॉइंट है, कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दूसरा पॉइंट, अधिकतर किसानों का मनोबल भूमि और संपत्ति छिन जाने पर गिरा हुआ था। कुछ ने कोल खोज को छोड़ दिया और नगरों में काम ढूंढने लगे। बंदी बना लिए गए छोड़कर कुछ निकल गए जाने के बाद भूमि पर काम करने वालों की संख्या भी कम हो चुकी थी। नंबर 3, सरकार ने प्रारंभ में ट्रैक्टर पूरे नहीं दिए गए और बहुत से किसानों ने घोड़ों को मार दिया था। ठीक है, सरकार ने प्रारंभ में ट्रैक्टर पूरे नहीं दिए गए और बहुत से किसानों ने घोड़ों को मार दिया था। तो कोल खोज के सामने बहुत दिया था। तो कोल खोज के सामने बहुत ही समस्याएं थीं। वे समय पर हल नहीं चला पा रहे थे। ठीक है, आगे किसानों को अपनी छोटी सी ज़मीन रखने की अनुमति थी। अपनी ज़मीन पर मेहनत करते थे और कोल खोज में कम से कम काम करने से भी चल जाता था। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे काम चल जाता था। आगे दोस्तों सारणी नहीं छोड़ेंगे, सारणी पढ़ेंगे ही। रूस में अनाज और पशुओं के आंकड़े। दोस्तों आंकड़े जो है हमारा वो मिलियन टन में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पहला है दोस्तों, इसमें एक्चुअल ग्रेन हार्वेस्ट। ठीक है, एक्चुअल ग्रेन हार्वेस्ट इन मिलियन टन में है। एक्चुअल मतलब अनाज का क्या उत्पादन था, उसकी क्या खेती थी, कैसे थी। आइए, 1913 में 80.1 मिलियन टन। 1928 में दोस्तों 73.3 मिलियन टन। ठीक है, घट गया। 1929 में दोस्तों 71.7 मिलियन टन और थोड़ा सा घट गया। 1930 में दोस्तों ये बढ़ोतरी होती है 83.5 मिलियन टन। ठीक है, और 1931 में 69.5 यानी 69.5 मिलियन टन 1931 में हार्वेस्ट हुआ। आगे 1932 में 69.6 मिलियन टन। 1933 में दोस्तों 68.4 मिलियन टन। 1934 में 67.6 मिलियन टन। 1936 ईस्वी में दोस्तों 56.1 मिलियन टन और 1937 ईस्वी में दोस्तों 97.4 मिलियन टन। ठीक है, ये एक्चुअल ग्रेन हार्वेस्ट था, ये मिलियन टन में। आगे दोस्तों हमारा है मिलियन टन्स में ही रहेंगे। ग्रेन टेकन बाय द स्टेट्स के द्वारा जो ग्रेन को लिया जाता था उसमें मिलियन टन में क्या था देखते हैं। 1928 में 10.8 मिलियन टन। 1929 में 16.1 मिलियन टन। 1930 में 22.1 मिलियन टन। 1931 में 22.8 मिलियन टन। 1932 में 18.5 मिलियन टन और 1933 में दोस्तों 22.6 मिलियन टन जो है वो स्टेट्स के थ्रू जो है ग्रेन को लिया जाता था। ठीक है, आगे ग्रेन एक्सपोर्टेड, उसको कैसे हम आयात करते थे, कैसे हम लोग बेचा करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं मिलियन टन में ये 1927 से 28 में दोस्तों 0.029 मिलियन टन। ठीक है, 1929 में दोस्तों 0.18 मिलियन टन। 1930 में दोस्तों 4.76 मिलियन टन और 1931 में दोस्तों 5.06 मिलियन टन और 1932 में दोस्तों 1.73 मिलियन टन घट गया और 1933 में दोस्तों 1.69 मिलियन टन जो है आपका एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, ग्रेन। आगे देखते हैं दोस्तों, लिव स्टॉक इन द USSR इन मिलियन। आइए देख लेते हैं
1928 में दोस्तों कैटल की संख्या जो थी वो 70.5 थी। 1929 में दोस्तों 67.1 था कैटल की संख्या। 1930 में 52.5 था। 1931 में 47.9 था। 1932 में आपका 40.7 था। 1933 में 38.4 था मिलियन में। 1934 ईस्वी में दोस्तों 42.2 था मिलियन में। और 1935 में 49.3 मिलियन था। ठीक है, आगे ये कैटलों की संख्या था दोस्तों। आगे हम लोग पिग्स की संख्या देख लेते हैं। ठीक है, आइए 1928 में 26 मिलियन था। 1929 में 20.4 मिलियन था। 1930 में 13.6 मिलियन था पिग। और 1931 में 14.4 मिलियन। 1932 में 11.6 मिलियन। 1933 में 12.1 मिलियन। और 1934 ईस्वी में 17.4 मिलियन। और 1935 में 22.6 मिलियन जो था। ठीक है, लिव स्टॉक इन द USSR, इतनी मतलब प्राणी थे, पिग जो इतना था। ठीक है, आगे आगे शीप एंड गोट दोनों का देख लेते हैं। 1928 में दोस्तों 146.7 ठीक है मिलियन में था। आगे 1929 में 147.0। 1930 में दोस्तों 108.8। और 1931 में 77.7। और 1932 में दोस्तों 52.1 मिलियन में था। ठीक है, शीप एंड गोट्स का। आगे 1934 में 51.2। 1933 में था 50.9। 1934 में क्या है 51.9 51.2। और 1935 ईस्वी में 61.1। ठीक है, ये दोस्तों इतने परसेंटेज में यहाँ पे जानवर थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन सब परिस्थितियों का मिला जुला प्रभाव अकाल के रूप में सामने आया। 1932 ईस्वी में विशेषतया यूक्रेन के ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी 1.75 मिलियन टन अनाज निर्यात हुआ और 5 मिलियन से अधिक किसान उसी समय भूख से मर गए। ठीक है, आगे कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि स्टालिन अकाल से प्रसन्न था क्योंकि लगभग 10 मिलियन कुलक को हरा दिया या मार दिया। इस अकाल से किसानों का विद्रोह समाप्त हो गया। पहली बार राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाया था। अब सरकार को अनाज के लिए किसानों से झगड़ा नहीं करना पड़ता था। अब कुलक भी समाजवाद के रास्ते में खाद्य उत्पादन कम करके बाधा नहीं बन सकते थे। अब नगर नहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर बुरी फसल का प्रभाव पड़ेगा। 17.3 सारणी में दिए आंकड़े इस सभ्यता के क्षमा करिएगा दिए इस समस्या के प्रति कुछ रोशनी डालते हैं। ठीक है, 17.3 सारणी में दिए गए आंकड़े इस समस्या के प्रति जो है वो कुछ रोशनी डालते हैं। ठीक है, आगे राजनीतिक और शुद्धिकरण, ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, अब हमसे दोस्तों रहा नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने दवा लिया है अभी करीबन 1.5 घंटा पहले ही, पढ़ाने से पहले ही दोस्तों। अब लगता है हमको दवा का असर हो रहा है, तो इस वजह से दोस्तों मेरी आंखें भी झपक रही हैं। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिएगा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो आपकी 17 अध्याय पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ आप लोग 1.5x या 2.0x प्लेबैक स्पीड बटन को करके ही वीडियो देखिएगा ताकि आपको मेरी वॉइस आपके अनुसार मिलेगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, खूब पढ़ते रहिए।